मोदी को लक्ष्य हराना लक्ष्य नहीं, मोदीवाद को खत्म करना हमारा लक्ष्य है। मोदी हार भी जाए, विचार जिंदा रहे ना। जो जहर समाज के अंदर बोया गया है, जिस तरह से भाई को भाई से लड़ा दिया, आजादी की लड़ाई में तो ऐसा नहीं था। सब इकट्ठे लड़ रहे थे, सब इकट्ठे मर रहे थे। 1982 में इंदिरा गांधी 180 मुल्कों के देश की नेता बनी थी। हमने कहीं प्रचार नहीं देखा, न सुना। जितना गुट निरपेक्ष आंदोलन दुनिया का है, इंदिरा गांधी निर्वाचित बनी थी, फिदेल कास्ट्रो के बाद वो बनी थी, लेकिन कोई चर्चा नहीं था उस समय। जिस पाकिस्तान को आज आप लड़ रहे हैं, कह रहे हैं आतंक का प्रतीक हो गया, बातों बातों में इंदिरा गांधी ने उसके 2 हिस्से करा दिए। लेकिन सारे को सारी परिभाषाएं, सारा इतिहास नए तरीके से लिखने के प्रयास भी हैं, शुरू भी हो गए हैं। और साम्यवादी और समाजवादी और गांधीवादियों के अलावा इससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता कि जो वैचारिक दृष्टिकोण है वो सिर्फ इन्हीं लोगों के पास है। जब गांधी पर प्रहार होता है, उसके सारे गांधी माने अंबर चरखा नहीं है, गांधी माने चश्मा नहीं है। और नीतीश कुमार जी से क्षमा याचना सहित गांधी माने मत निषेध भी नहीं है। गांधी माने अहिंसा है, गांधी माने सत्य है, और गांधी माने धरती की हर जुल्मी चीज के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन है। लेकिन इसका जिक्र नहीं। गांधी का चश्मा लगा दिया, सब जहां देखो गांधी जी चश्मा लगाए घूम रहे। उससे क्या मतलब है? चश्मा रहे कि ना रहे, नागरिक आजादी रहेगी कि नहीं रहेगी? आज दुनिया के जितने मुल्क इकट्ठा होते हैं यूएन में, वो भारत में नागरिक आजादी और धर्म स्वतंत्रता को लेकर के चिंतित है। समाजवादी होना, सोशलिस्ट होना, मार्क्सिस्ट होना, गरीब और अमीर के बीच में फर्क ना करना, एक दृष्टि से समाज के सबको तबकों को देखना, जिससे पाप हो गया। हमारे कई साथी कॉलेज में मजाक करते थे, भाई ये संसोपा और प्रसोपा क्या है? तो हमें पता ही नहीं था संसोपा प्रसोपा का क्या झगड़ा भैया। एक के युवा संगठन का नाम था समाजवादी युवजन सभा और दूसरे का था समाजवादी युवक सभा। जैसे कि एक बूढ़ा है और एक जवान है, कोई मतलब है तो बने रहने का। एक था सीपीआई, एक था सीपीएम। जैसे डांगे मार्क्सवादी नहीं है और नंबूदिरीपाद मार्क्सवादी है। तो ये जो विचारों का एका होते हुए भी जो हमारे इतने विघटन हुए, वो भी एक बड़ा कारण आज दक्षिणपंथी उभारों का भी है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप में बनी थी। उससे बड़ी कोई अच्छी पार्टी देश के अंदर ना उस समय थी ना आज है। कौन कौन थे? नंबूदिरीपाद थे, डॉक्टर लोहिया थे, नरेंद्र देव थे, अशोक मेहता थे, अरुणा अशरफ अली थी, जयप्रकाश नारायण थे, और इसमें गोपालन भी थे, इसमें सुंदरैया भी थे, इसमें और बहुत सारे लोग थे जिनका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की आत्मा थी वो। कांग्रेस पार्टी में तो राजाजी राजगोपालाचार्य भी थे, कांग्रेस पार्टी में तो महामना मदन मोहन मालवीय भी थे, जो गंगा जल लेकर के अंग्रेजों से मिलने जाते थे। कांग्रेस पार्टी में तो राजे महाराजे भी थे, जिनके लिए आज़ादी के मतलब वो नहीं थे जो इन मत वालों के लिए थे। और अगर ये ना होते तो जो थोड़ा बहुत भी रेडिकलाइजेशन कांग्रेस पार्टी का हुआ वो नहीं हुआ होता। अरुण श्रीवास्तव जी ने अपने प्रारंभिक संबोधन में जिक्र किया था कि जिनकी औलादें राजनीति में सक्रिय नहीं हैं, उनके भी सम्मान में कार्यक्रम होने चाहिए। तो अरुण जी, कुछ नेताओं की तो औलादें निकम्मी और नालायक भी निकल जाती हैं,
लेकिन हमारे पुरखों की तो करोड़ों करोड़ों औलादें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और ये सिलसिला जो भाई सीताराम जी ने कहा, मैं उन दोनों को मिला के कहना चाहता हूँ, ये बढ़ना भी चाहिए और इसका संयुक्त रूप भी होना चाहिए। मधु दंडवते जी हों, मधु लिमय जी हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, उन तीनों का इकट्ठा ये 100वां साल मनाया जा रहा है। और इसमें अगर सीताराम जी के भी पुरखे अगर शामिल हो जाएं, चाहे वो ज्योति बसु हों, चाहे नंबूदरीपाद हों, और चाहे तेलंगाना के हीरो कॉमरेड सुंदरैया हों, तो एक संयुक्त भारत की वो छवि बनती है जो कभी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप में बनी थी। उससे बड़ी कोई अच्छी पार्टी देश के अंदर ना उस समय थी ना आज है। कौन कौन थे? नंबूदरीपाद थे, डॉक्टर लोहिया थे, नरेंद्र देव थे, अशोक मेहता थे, अरुणा अशरफ अली थी, जयप्रकाश नारायण थे, और इसमें गोपालन भी थे, इसमें सुंदरैया भी थे, इसमें और बहुत सारे लोग थे जिनका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की आत्मा थी वो। कांग्रेस पार्टी में तो राजाजी राजगोपालाचार्य भी थे, कांग्रेस पार्टी में तो महामना मदन मोहन मालवीय भी थे, जो गंगा जल लेकर के अंग्रेजों से मिलने जाते थे। कांग्रेस पार्टी में तो राजे महाराजे भी थे, जिनके लिए आज़ादी के मतलब वो नहीं थे जो इन मतवालों के लिए थे। और अगर ये ना होते तो जो थोड़ा बहुत भी रेडिकलाइजेशन कांग्रेस पार्टी का हुआ वो नहीं हुआ होता। लिहाजा आज जो देश में माहौल है वो गुस्से का भी है, निराशा का भी है। हमारे पुरखों ने कोई मामूली मेहनत नहीं की थी। किस किस के नाम बताऊं? 10-12 साल की जेल दंडवते जी की होगी, 10-12 साल की जेल मधु लिमय जी की होगी, कर्पूरी ठाकुर जी की होगी, नंबूदरीपाद की होगी, बासु पुनैया की होगी, कितने नेताओं की होगी। और एंड अबव ऑल शेख अब्दुल्ला साहब, देश के सबसे बड़े जेल जाने वाले नेता, इनके वालिद साहब 17-18 साल। लिहाजा जो आंदोलन ये हम लोगों का, जिसको मैं प्रगतिशील कहूं, धर्मनिरपेक्ष कहूं, वो आज अच्छी स्थिति में नहीं है। जिन ताकतों के खिलाफ हमारे पुरखों ने लड़ना शुरू किया था, हमारे पुरखे तो जीत गए थे, लेकिन अब आज हम पराजित हो गए। इसलिए कमियों और खामियों के बारे में भी और भविष्य की व्यूहरचना के बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। मैं कॉमरेड सीताराम आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि कॉमरेड सुरजीत आज नहीं है। उसमें यह ताकत थी कि वो सबको मिला करके चलते थे। उनका थोड़ा सा अक्स हमें आप में दिखाई देता है, इसलिए इस दायित्व को आप निभाओ। हम जब छोटे थे तो हमारे कई साथी कॉलेज में मजाक करते थे, भाई ये संसोपा और प्रसोपा क्या है? तो हमें पता ही नहीं था संसोपा प्रसोपा का क्या झगड़ा भाई है। एक के युवा संगठन का नाम था समाजवादी युवजन सभा और दूसरे का था समाजवादी युवक सभा, जैसे कि एक बूढ़ा है और एक जवान है। कोई मतलब है तो बने रहने का। एक था सीपीआई, एक था सीपीएम, जैसे डांगे मार्क्सवादी नहीं है और नंबूदरीपाद मार्क्सवादी। तो ये जो विचारों का एका होते हुए भी जो हमारे इतने विघटन हुए, वो भी एक बड़ा कारण आज दक्षिणपंथी उभारों का भी है। उनके यहां अलग होता था, पार्टी से समाप्त होता था। बलराज मधोक का कोई जिक्र नहीं, मौलीचंद्र शर्मा का कोई जिक्र नहीं। दिल्ली में सुभाष बाबू बनकर आए थे, नई दिल्ली से सांसद बने थे किसी जमाने में, उनका कोई जिक्र नहीं। इसलिए राजनीतिक धारा, राजनीतिक विरासत वो मजबूत रहनी चाहिए, व्यक्ति मजबूत रहे कि ना रहे। ये हमें उनसे सीखना, जो हमारे विरोधी भी। आज सारी आपकी धरोहर जो गांधी की थी, फ्रीडम मूवमेंट की थी,
वो सब एट स्टेक हैं। धर्मनिरपेक्ष होना ऐसा समझो जैसे बावले गांव में ऊँट आ गया हो और लोग संकोच करने लगे, नहीं हम तो सर्व धर्म समभाव वाले हैं, धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं। और समाजवादी होना, सोशलिस्ट होना, मार्क्सिस्ट होना, गरीब और अमीर के बीच में फर्क ना करना, एक दृष्टि से समाज के सबको तबकों को देखना, जिससे पाप हो गया। अभी दावोस की रिपोर्ट छपी जहां पूरी दुनिया के पैसे वाले लोग इकट्ठे होते हैं, वो भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि भारत में गरीब और अमीर के बीच में दूरी ज्यादा बढ़ रही है। जो स्थिति 2022 में आर्थिक स्थिति जीडीपी के हिसाब से, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जो स्थिति भारत ने 2022 में एक्वायर की है, अमेरिका 1894 में प्राप्त कर चुका हो और यूरोपियन यूनियन के मुल्क जो हैं वो 1896 में वो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हम विश्वगुरु हैं। मुझको जब मैं लोकसभा में था उस समय दंडवत जी मंत्री थे, इसलिए हमारा ज़्यादा उनसे उस तरह का करीबपन वैचारिक नहीं हो पाया। राज्यसभा में आने के बाद मुझे कई मुद्दों पर पार्टी की तरफ से तैयारी करने का मौका मिलता था। आज जो सवाल मुंह बाए खड़े हैं केंद्र राज्य संबंधों का है, मैंने अपनी सारी रपट उनके भाषण पे तैयार की। एनटी रामाराव मुख्यमंत्री हैं, स्पष्ट बहुमत है। रामलाल नाम का एक आदमी जो लकड़ी चोर के नाम से जाना जाता था हिमाचल प्रदेश में, वो वहां का गवर्नर है। रातों रात कू हो जाता है, उनको अपदस्थ करते हैं। तो लोकसभा में जो भाषण दिया है दंडवते जी ने, वो मैं स्मरण करना चाहता हूं कि सारे एमपी एमएलए को लेकर के जो बहुमत है वो एनटीआर के नेतृत्व में राजधानी एक्सप्रेस, उस समय डीलक्स हुआ करती थी, चलते दिल्ली में अपना राष्ट्रपति के सामने शक्ति परीक्षण दिखाने को, और उसकी ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर कर दी जाती है ताकि समय पे एमएलए ना पहुंच पाए। हालांकि बाद में रामलाल भी गए, बहुमत भी साबित हुआ। केंद्र राज्य संबंधों पर जितना उन्होंने लिखा, सरकार या कमीशन, उसको लेकर के, और कोई विषय नहीं था संसद में जिस सवाल पर उनकी पैनी दृष्टि ना गई हो। लेकिन हम उसको एसएसपी और पीएसपी के चश्मे से देखने लगे कि मधु दंडवते अच्छा है कि मधु लिमे अच्छा है। और जो ये विभाजन की रेखा समाजवादी आंदोलन में खींचते हैं आज भी, वो समाजवादी आंदोलन के समर्थक नहीं। मधु लिमे भी बढ़िया है और मधु दंडवते बढ़िया है, उनमें कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे ऐसे सवाल उन्होंने, कश्मीर का सवाल था, आज तो धारा 370 रहनी चाहिए, इस पर अच्छे अच्छे लोगों ने बोलने से मना कर दिया। डॉक्टर लोहिया क्या और जयप्रकाश नारायण तो चले गए कि आत्मनिर्णय का अधिकार भी कश्मीरियों को दे दो। मधु दंडवते, मधुनी में जॉर्ज फर्नांडिस कौन नहीं है, एंड सारा वामपंथी आंदोलन। लेकिन ये सवाल आज बैकग्राउंड में जा रहे हैं, इसलिए दंडवते जी को याद करना इसलिए भी जरूरी है। उनका एक बेटा अगर होता तो इतना शानदार कार्यक्रम नहीं करा पाता जितने हजारों बेटों ने मिलकर के आज यहाँ पे किया, और आगे भी करेंगे, पूरा साल मनाएंगे। इसलिए अरुण जी और कॉमरेड सुलीनम, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और लेकिन ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रहना चाहिए। अब कैसे कैसे लोगों के जन्मदिन मरण दिन मनाए जा रहे हैं जिनका ना आज़ादी के आंदोलन से कोई हिस्सा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, पिछले दिनों एक किताब मेरे हाथ में लगी, रोल ऑफ द रिवोल्यूशनरी इन द फ्रीडम मूवमेंट। देश के गृह मंत्री ने उसका उद्घाटन किया, विमोचन किया, और उसके प्रारंभिक संबोधन में कहा जाता है, यद्यपि गांधी जी की भी भूमिका को हम नकारते नहीं हैं आजादी के आंदोलन में,
लेकिन इन लोगों का बड़ा कुर्बानी रही है। किनकी रही? सरदार भगत सिंह की, जिन्होंने कहा मैं घोषित रूप से समाजवादी हूं। जब तक इंसान का इंसान के द्वारा, समाज का समाज के द्वारा और राष्ट्र का राष्ट्र के द्वारा शोषण और उसकी प्रक्रिया समाप्त नहीं होती, हमारे जैसे लोगों के लिए आज़ादी बेमतलब है। मानो इसको, हम क्या कह रहे नहीं मानो। संयुक्त पंजाब में सांप्रदायिक दंगे हुए, उस पर जिस तरह का लिखा है भगत सिंह ने, शायद शासक दल को आज शर्म आने लगे। सुभाष बाबू को लेकर के वो बड़े चिंतित है कि सुभाष बाबू की जो भूमिका है उसको कम करके आंका गया। अब सुभाष बाबू को लेकर के हमारे मार्क्सवादी मित्रों की जो व्याख्या है उससे काफ़ी हद तक पूरा देश एक ज़माने में सहमत था। हिटलर से मिलकर के, मुसोलिनी से मिलकर के, तोजो से मिलकर के कैसी आज़ादी हम प्राप्त करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जो सुभाष बाबू का योगदान है उसको सब सलाम करते हैं। सुभाष बाबू से पूछते हैं कि क्या आपके गांधी से मतभेद है? सुभाष बाबू भौचक्के हो जाते हैं, कैसी बात कह रहे हैं। जो आदमी खड़ा हुआ ईसा मसीह लगता हो और लेटा हुआ गौतम बुद्ध लगता हो, उससे कैसे मतभेद हो सकते हैं? ये सुभाष बाबू जो है गांधी जी के बारे में बोलते हैं। उस गांधी को भी बिलिटिल करने के प्रयास है और इतिहास को नए तरीके से परिभाषित किया जाए। क्या स्टेट की वायलेंस का मुकाबला करने लायक, मैं बहुत अदब के साथ डॉक्टर अब्दुल्ला साहब से कहना चाहता हूं, ये जानते भी हैं और ये मानते भी हैं, कश्मीर के जो हमारे लड़ाकू मित्र हथियार के जरिए प्राप्त करना चाहते हैं, वो भारत जैसा जो मजबूत स्टेट हो गया नहीं कर सकते। वो डॉक्टर शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला साहब का जो बताया हुआ रास्ता है उस पर प्राप्त कर सकते हैं, इंसर्जेंसी से नहीं होने का। अमेरिका इसके पीछे है, हथियारों का अंबार है, नाटो आ जाएगा कल। भाई तेलंगाना तो कॉमरेड सुंदरिया के नेतृत्व में आजाद हो ही गया था आर्म स्ट्रगल से, पूरा तेलंगाना 1947-48 में। लेकिन जब तक और आजू बाजू की जो स्टेट हैं वो लिबरेट नहीं होती तो तेलंगाना अकेला कैसे लिबरेट रह सकता है। लिहाजा जब गांधी पर प्रहार होता है उसके सारे, गांधी माने अंबर चरखा नहीं है, गांधी माने चश्मा नहीं है, और नीतीश कुमार जी से क्षमा याचना सहित गांधी माने मत निषेध भी नहीं है। गांधी माने अहिंसा है, गांधी माने सत्य है, और गांधी माने धरती की हर जुल्मी चीज के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन है। लेकिन इसका जिक्र नहीं। गांधी का चश्मा लगा दिया, सब जहां देखो गांधी जी चश्मा लगाए घूम रहे। उससे क्या मतलब है? चश्मा रहे कि ना रहे, नागरिक आजादी रहेगी कि नहीं रहेगी? आज दुनिया के जितने मुल्क इकट्ठा होते हैं यूएन में, वो भारत में नागरिक आजादी और धर्म स्वतंत्रता को लेकर के चिंतित है। आप 20 मुल्कों के जिसकी रोटेशन में लीडरशिप है, उसके सारे देश में विज्ञापन है G20 के नेता, G20 के नेता। 1982 में इंदिरा गांधी 180 मुल्कों के देश की नेता बनी थी। हमने कहीं प्रचार नहीं देखा, न सुना। जितना गुट निरपेक्ष आंदोलन दुनिया का है, इंदिरा गांधी निर्वाचित बनी थी फिदेल कास्ट्रो के बाद, वो बनी थी, लेकिन कोई चर्चा नहीं था उस समय। जिस पाकिस्तान को आज आप लड़ रहे हैं, कह रहे हैं आतंक का प्रतीक हो गया, बातों बातों में इंदिरा गांधी ने उसके 2 हिस्से करा दिए। लेकिन सारे को, सारी परिभाषाएं, सारा इतिहास नई तरीके से लिखने के प्रयास भी हैं, शुरू भी हो गए हैं। और साम्यवादी और समाजवादी और गांधीवादियों के अलावा इससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता कि जो वैचारिक दृष्टिकोण है
वो सिर्फ इन्हीं लोगों के पास है। लिहाजा ये बड़ी जिम्मेदारी हमारे साथी, हमारे कॉमरेड, हमारे जो इन आंदोलनों के नेता हैं उनके कंधे पे आके पड़ी हुई है और चुनौती छोटी नहीं है। मेरा ये भी मानना है कि बीजेपी अगर पराजित भी हो जाती है चुनाव में आपकी एकता से, तो सीताराम जी माफ करना, जो विचार लोगों के मन में चला गया है उसको पराजित करना इतना आसान नहीं होगा। आप महाराष्ट्र के मेरे साथी बैठे हैं दलवाई साहब, ये शरद पवार और शिवसेना मिलकर के हो सकता है कि तात्कालिक तौर पर ज्यादा संख्या ले आए बीजेपी से, लेकिन बीजेपी अब महाराष्ट्र के घर घर में विचार के साथ पहुंच चुकी है जो जहरीला विचार है। मोदी को लक्ष्य हराना लक्ष्य नहीं, मोदीवाद को खत्म करना हमारा लक्ष्य है। मोदी हार भी जाए, विचार जिंदा रहे ना। जो जहर समाज के अंदर बोया गया है, जिस तरह से भाई को भाई से लड़ा दिया, आजादी की लड़ाई में तो ऐसा नहीं था। सब इकट्ठे लड़ रहे थे, सब इकट्ठे मर रहे थे। गोली लगती थी किसी को, आगे कोई जाता था। तो अशफाकुल्लाह और भगत सिंह की शहादत भी क्या अलग अलग होंगी? ये चुनौती हमारे सामने है। मैं अपनी बहस को, जो मेरी लंबी बहस का हिस्सा, उसको संक्षिप्त करते हुए, मधु लिमे जी ने अंतिम दिनों में किताब लिखी थी, कम्युनिस्ट और सोशलिस्टों की एकता। ज्यादातर सवाल वही हैं, किसान के, मजदूर के, डिसइन्वेस्टमेंट के, प्राइवेटाइजेशन के। एक जमाना था राष्ट्रीयकरण होता था तो किसान मजदूर खास तौर से तालियां बजाते थे, रैली निकालते थे। अब जब डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है और उल्टा हो रहा है डीनेशनलाइजेशन, तब मुल्क खामोश है। ये भूमिका सिर्फ समाजवादी और मार्क्सवादी मिलकर के ही पूरी कर सकते हैं। और दंडवत जी को याद करना है, उनको श्रद्धांजलि देनी है, तो आज यहाँ से तय करें कि इस विचार को परवान चढ़ाने के लिए हम समूचे देश में जन जागरण करेंगे, तभी उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।